शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर, जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं हेतु जैसे सीटेट, यूपीटेट, रीट, एचटेट और मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इसमें संपूर्ण 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं। जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से इसमें गद्यांश और पद्यांश भी शामिल किए गए हैं। तो साथियों, शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। इससे पूर्व हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 300 प्रश्न हम अपलोड कर चुके हैं और पर्यावरण के वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं। इससे पूर्व हिंदी का एक भाग अपलोड कर चुके हैं। आज हम अगला भाग हिंदी का पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी विशेष्य। जैसा कि आप जानते हैं, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए संज्ञा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, मध्यम पुरुष है। ऑप्शन ए वे, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी तुम। प्रश्न दूसरे का सही आंसर है ऑप्शन डी तुम मध्यम पुरुष होता है। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें सर्वनाम बताना है निश्चयवाचक। ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी वह है। प्रश्न 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोई निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न 4, जिस नाम से किसी समूह का बोध होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा। जिस किसी नाम से किसी समूह का बोध होता है वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न 5, वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न 6वां, भाषाई कौशल का सही क्रम है? ऑप्शन ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन बी पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ऑप्शन सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन डी लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो इस प्रश्न का सही क्रम है ऑप्शन सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 7, यदि ताजमहल पर कुछ लिखना या लिखाना हो तो पहले बालकों को ताजमहल का एक मॉडल या चित्र दिखा दिया जाए, इसके बाद उसके विषय में अन्य दूसरी बातें बताई जाएं, तो कौन सा शिक्षण सूत्र उपयोगी होगा? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन सी मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन डी सरल से जटिल की ओर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यदि बच्चों को कोई मॉडल या चित्र दिखा दिया जाए तो उन्हें वास्तविकता का अनुभव होता है, वास्तविकता से वह परिचित होते हैं, इसलिए यह शिक्षण सूत्र होगा मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, गद्यांश दिया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। गद्यांश है, यात्रा शिक्षा का साधन है, शिक्षा का उद्देश्य,
चरित्र निर्माण है। जब हम यात्रा करते हैं हमें अपनी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, अपना टिकट खरीदना पड़ता है और ठीक समय पर गाड़ी पकड़नी पड़ती है। धनी व्यक्ति अपने नौकरों से यह सब करा लेते हैं, लेकिन भारत गरीबों का देश है। यात्रा में हमें अपनी मदद अपने आप करनी पड़ती है। भिन्न भिन्न स्थानों को देखने और सभी तरह के लोगों से बात करने से हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। यूरोप में यात्रा के बिना शिक्षा अधूरी समझी जाती है। प्राचीन भारत में तीर्थ यात्रा का बड़ा महत्व दिया जाता था। इस देश में भ्रमण बड़ा आनंदप्रद हो सकता है। वीडियो को पॉज करके एक बार गद्यांश को आप ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। तो पढ़ते हैं इसका प्रश्न। प्रश्न 8वां है, किन कारणों के बिना शिक्षा अधूरी होती है? ऑप्शन ए यात्रा के कारण, ऑप्शन बी तीर्थ न करने के कारण, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी ठीक समय पर गाड़ी पकड़ना। गद्यांश के आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, तीर्थ न करने के कारण शिक्षा अधूरी होती है। अगला प्रश्न 9वां, यात्रा किसका साधन है? ऑप्शन ए शिक्षा का, ऑप्शन बी व्यक्ति का, ऑप्शन सी संपत्ति का, ऑप्शन डी स्थान का। प्रश्न 9 गद्यांश के आधार पर इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए शिक्षा का। यात्रा किसका साधन है? शिक्षा का। अगला प्रश्न 10, यात्रा करते समय क्या क्या कार्य करना आवश्यक है? ऑप्शन ए गाड़ी में बैठना, ऑप्शन बी वस्तुएं संभालना, टिकट खरीदना, सही समय पर गाड़ी पकड़ना, ऑप्शन सी यात्रा में मदद करना, ऑप्शन डी कोई नहीं। प्रश्न 10 का इस गद्यांश के आधार पर सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुएं संभालना, टिकट खरीदना, सही समय पर गाड़ी पकड़ना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11, उपर्युक्त अवतरण का शीर्षक होगा। ऑप्शन ए यात्रा का महत्व, ऑप्शन बी तीर्थ यात्रा, ऑप्शन सी शिक्षा के साधन, ऑप्शन डी प्राचीन भारत में तीर्थ यात्रा। गद्यांश के आधार पर इसका शीर्षक होगा यात्रा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नी। गद्यांश के आधार पर यह आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 12, इस देश में भ्रमण कैसा हो सकता है? ऑप्शन ए शिक्षा का साधन, ऑप्शन बी शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन सी तीर्थ यात्रा, ऑप्शन डी बड़ा आनंदप्रद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बड़ा आनंदप्रद। अगला प्रश्न 13, शुद्ध वाक्य होना चाहिए। ये 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, उसे सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ऑप्शन बी शौक है समय पर न आ सका, ऑप्शन सी छत के ऊपर पानी गिर रहा है, ऑप्शन डी आपस में इतना वैमनस्य ठीक नहीं। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों? इसमें सही और शुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी, आपस में इतना वैमनस्य ठीक नहीं। जबकि ये गलत है, अनेकों इसमें शब्द गलत है और इसमें जो शोक लिखा है ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए खेद, खेद होना चाहिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी अमी, ऑप्शन सी सुधा, ऑप्शन डी व्योम। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं अमृत के पर्यायवाची सोम होता है, अमी होता है, सुधा होता है, पर व्योम नहीं होता है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी व्योम। अगला प्रश्न 15, कुबेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए मोद, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी प्रवाह। प्रश्न 15, तो साथियों इसको भी आप पर्यायवाची जरूर पढ़ें, 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुबेर का पर्यायवाची, कुबेर का पर्यायवाची है ऑप्शन सी शक। अगला प्रश्न 16वां है, ये पद्यांश के आधार पर है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश लिखा है, लाख पक्षी 100 हिरण दल, चांद के कितने किरण दल, झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दूर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल। तो साथियों इस पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर बताना है।
प्रश्न 16वां, उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस पद्यांश के आधार पर शीर्षक बताना। इसका शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए हिरण दल, ऑप्शन बी सतपुड़ा के घने जंगल, ऑप्शन सी फूल तथा फल, ऑप्शन डी चांदनी रात। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सतपुड़ा के घने जंगल। अगला प्रश्न 17वां, कवि ने इस पद्यांश में कहाँ का वर्णन किया है? ऑप्शन ए जंगल का, ऑप्शन बी बगीचे का, ऑप्शन सी चांदनी रात का, ऑप्शन डी सतपुड़ा के घने जंगलों का। प्रश्न 17 का सही आंसर है ऑप्शन डी सतपुड़ा के घने जंगलों का। इस पद्यांश में कवि ने सतपुड़ा के घने जंगलों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18, पद्यांश में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए पक्षी हिरणों, ऑप्शन बी चांदनी फूल, ऑप्शन सी कलियां और घास, ऑप्शन डी पक्षी हिरणों चांदनी फूल फलियां और घास। तो पद्यांश में इन सभी का वर्णन है, ऑप्शन डी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। पक्षी हिरणों चांदनी फूल फलियां और घास, इन सभी का वर्णन दिया हुआ है। अगला प्रश्न, विलोम शब्द बताइए। अज्ञात पावन, इसमें अज्ञात और पावन इन दोनों शब्दों का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए ज्ञान परम, ऑप्शन बी विज्ञान पतित, ऑप्शन सी अमूल्य पुनीत, ऑप्शन डी ज्ञात अपावन। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विलोम शब्द। अज्ञात का ज्ञात हो जाएगा, पावन का अपावन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 20, घने शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऑप्शन ए घने वन में असंख्य पशु पक्षी रहते हैं, ऑप्शन बी मैं घना खाकर आया हूँ, ऑप्शन सी मैंने घना को बहुत मारा, ऑप्शन डी आज बहुत घनी बारिश होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घने वन में असंख्य पशु पक्षी रहते हैं, जबकि ये तीनों ही वाक्य गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, अधिगम के सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यहाँ पर ये सूझ लिखा है, यहाँ पर है सूझ। सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक। ऑप्शन ए पावलव, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी हल। प्रश्न 21 का सही आंसर है सूझ के प्रतिपादक कोहलर हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 22, अधिगम संबंधी प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए वुडवर्थ ने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी थार्नडाइक ने, ऑप्शन डी पावलव ने। प्रश्न 22 का सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी थार्नडाइक। थार्नडाइक ने प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न 23, मस्तिष्क जयी होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बहुत धनी होना, ऑप्शन बी तर्क और बुद्धि से जीवन जीना, ऑप्शन सी बड़े सर का होना, ऑप्शन डी अधिक शिक्षित होना। प्रश्न 23 साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तर्क और बुद्धि से जीना। अगला प्रश्न 24, विलोम शब्द बताइए। स्मृति अज्ञान, ऑप्शन ए विज्ञान भूल, ऑप्शन बी लड़की विज्ञान, ऑप्शन सी विस्तार अमर, ऑप्शन डी विस्मृति ज्ञान। तो साथियों यहाँ स्मृति और अज्ञान का विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी विस्मृति और ज्ञान। स्मृति का विस्मृति हो जाएगा और अज्ञान का ज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 25, पारदर्शी शीट पर शिक्षक अध्यापन के समय आवश्यकता अनुसार मोटी पेंसिल से लिखे एवं उसे मिटा सकता है। यह किस दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टैप रिकॉर्डर, ऑप्शन सी चलचित्र, ऑप्शन डी ओवरहेड प्रोजेक्टर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ओवरहेड प्रोजेक्टर।
ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। साथियों बने रहिए आप वीडियो के अंत तक, इसमें हम अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। अगला प्रश्न 26, व्याकरण विषय वस्तु किसकी होती है? ऑप्शन ए पुस्तक की, ऑप्शन बी साहित्य की, ऑप्शन सी भाषा की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी की। तो साथियों इसमें व्याकरण किसकी विषय वस्तु है ये बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्याकरण भाषा की विषय वस्तु होती है। अगला प्रश्न 27, कटक किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए धनुष, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी सर्प, ऑप्शन डी सेना। इसमें कटक का पर्यायवाची बताना है। कटक शब्द का कटक किसका पर्यायवाची है? धनुष का है, राजा का है, सर्प का है या सेना का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेना। कटक सेना का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न 28, उपेक्षा में संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो उपेक्षा में संधि बताना है, इसमें कौन सी संधि होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपेक्षा में गुण संधि होती है। ये स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि ये तीनों हैं, जबकि डी ये विसर्ग संधि अलग है। अगला प्रश्न 29, समास का अर्थ है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी टिप्पणी, ऑप्शन डी सार। समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न और इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 30, मौन वाचन के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर भी बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अन्य वीडियो के प्लेलिस्ट भी दे देंगे, वहां से आप जाकर अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों यह मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।